हेलो। तो आज हम लोग देखेंगे ट्वेल्थ क्लास का जो पहला चैप्टर है बातचीत। तो बातचीत से जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग को आने वाला है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है। बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं वो क्या है। तो आप लोग को बताना है एकांकी है कि कहानी है कि यात्रा संस्मरण है कि ललित निबंध है। तो क्या है आपको बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो लिखा गया जो क्या है ललित निबंध है। तो ये कभी कभी पूछता है ललित निबंध ना ऑप्शन देगा तो आप निबंध भी मार सकते हैं। ठीक, तो आगे हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के कवि हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग का कवि है या निबंधकार है। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है जो किस युग का, तो ये है भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग के हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो हम लोग छोटा कर लें। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग करा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम माध्यम क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम माध्यम क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, VVI क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो बातचीत का उत्तम माध्यम क्या होता है। इसमें से जो आंसर होगा अवाक होकर अपने से बात करना। अवाक होकर अपने से बात करना जो है उत्तम माध्यम, उत्तम तरीका मनुष्य का बातचीत करने का। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है प्रभावपूर्ण भाषा। जैसे कोई चीज़ बात कर रहे हैं तो तर्क युक्त बात करें कि जिज्ञासा युक्त करें कि आत्मीयता युक्त। तो आपको करना होगा प्रवाहपूर्ण भाषा, मतलब जैसा लोग को अच्छा लगे, प्रवाहपूर्ण भाषा करना होगा। क्या होगा? प्रवाहपूर्ण भाषा। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पाँचवा जो है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका लिखा। तो ये लिखे थे मासिक पत्रिका जो आप लोगों को पता होगा हिंदी प्रदीप्त। 1877 इसमें लिखे थे। कौन सा? हिंदी प्रदीप्त। कौन लिखा था? हिंदी प्रदीप्त। अगला है बातचीत किस विधिया की रचना। अभी बताए थे कि ललित निबंध ना रहता तो कहीं पे निबंध भी आता, तो क्या लगाना? निबंध। बातचीत किस विधिया की रचना अभी बताए थे वहीं आगे। आगे बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ है। तो आप लोग को पता होगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 को हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है इनका ये है श्रीनिवास दास का। यही तुमको इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयोगिता स्वयंवर भी बहुत बार पूछा गया ताकि इसमें बाल कृष्ण भट्ट समाधता, लेकिन इसमें क्या हो गया? श्रीनिवास दास। इसमें एक चीज़ है जो क्या श्रीनिवास दास जी लिखे हैं संयोगिता स्वयंवर। क्वेश्चन बहुत VVI है। अगला कौन सा रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन है जो बाल कृष्ण भट्ट का लिखा हुआ नहीं है। तब पूछेगा नूतन ब्रह्मचारी, तो ये बाल कृष्ण भट्ट का है। 100 अजान 1 सुजान, ये भी बाल कृष्ण भट्ट का है। सद्भाव का अभाव, ये भी बाल कृष्ण भट्ट का है। लेकिन परीक्षा गोरी बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। तब पूछ रहा कौन नहीं है, तो परीक्षा गोरी बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। आपको याद करना होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, मतलब कि कौन है जो बाल कृष्ण। रेल का विकट खेले ही बाल कृष्ण भट्ट का है, बाकी सब बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। इसमें बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि रॉबिन्स क्रूसो का तो नाम सुनने किया होगा कि रॉबिन्स क्रूसो जो था 16 बरस तक के उपरांत उसने मुख से एक बात सुनी थी। तो रॉबिन्स क्रूसो ही ना था जो आदमी 16 बरस तक उसे आदमी नहीं मिला था, टापू में फंस गया था। तो 16 बरस के बाद वो किसका बात सुना था? संडे एडिशन एस्टीरिया फ्राइडे का। किसका बात सुना था? फ्राइडे का। 16 बरस बाद जो पहला मुख से बात सुनी थी किसका? फ्राइडे का। बातचीत शीर्षक का निबंधकार कौन है। ये तो सबको पता है कि बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। बातचीत शीर्षक का लेखा निबंधकार कौन है? कि बातचीत जो कहानी नहीं है क्या निबंध है, ललित निबंध। इसके लेखा कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आगे अब बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बताते हैं कि बातचीत की शैली, कैसे लोगों के बातचीत करते हैं, बातचीत से क्या होता है, बातचीत करना चाहिए अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से बातचीत करते रहना चाहिए, फ़ोन में नहीं लगा रहना चाहिए। इन फ़ोन जो आजकल जो नौजवान को बहुत ख़राब कर रहा है। तो आप लोग को माता पिता दादा दादी सबसे बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे आपके दिल में जो भी निगेटिव थॉट है वो हट जाएगा। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। नहीं बात करने से अंदर दबा हुआ रहता है और आदमी बहुत टेंशन में रहता है। तो 100 अजान 1 सुजान के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। नाटक के प्रारंभ होने पर गाए जाने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो जो नाटक शुरू होता है उसमें जो मंगल पाठ गाया जाता है उसे कहा जाता है नांदी पाठ। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो उसको 16 बरस तक मनुष्य का मुख नहीं देखने को मिला था। कब तक? 16 बरस तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, कि मनुष्य के मन कैसा रूप है, उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है। बात की यह मत किसका है?
तो ये मत बोला था एडिसन। कौन बोला था? एडिसन की असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? तो एक क्वेश्चन जो पीछे था वही ना, दो लोगों के बीच। कितने लोगों के बीच? दो लोगों के बीच। एक क्वेश्चन पीछे था, वही क्वेश्चन बार बार दोहराना। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? मन किस प्रकार? हल्का और स्वच्छ। बातचीत करने से क्या हो जाता है? मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, जिसको कहते हैं टेंशन फ्री। ये हो जाता है बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ। तो आप लोग को हमेशा बातचीत करते रहना चाहिए अपने माता पिता बड़े लोगों से। किसके ना होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो किसके ना होने से, वाक शक्ति नहीं होने से दृष्टि कैसा प्रतीत होगा? गूंगी प्रतीत होगा। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है यूरोप के लोगों में प्रचलित है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के? आधुनिक काल के। आगे, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? भट्ट जी को किसने एडिशन और स्टील की श्रेणी में? रामचंद्र शुक्ल। कौन रखे? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या कहें कि भट्ट जी जो है अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील है। एडिशन और स्टील है। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है इलाहाबाद यूपी। इलाहाबाद यूपी। इलाहाबाद यूपी। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ये बताए थे कि हिंदी प्रदीप लिखे थे। क्या लिखे थे? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। आगे, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो लिखे थे, कब लिखे थे पत्रिका? हम आपको पीछे ही बता दिए कि 1877 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1877 में। कौन लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट। क्या लिखे? मासिक पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। कौन सा रचना, गलत है, रचना होगा, ये गलत लिखा गया। कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ये जो है पद्मावती लिखा हुआ, बेनी संहार लिखा हुआ, मेघनाद वध भी लिखा हुआ, मेघदूतम नहीं लिखा हुआ। मेघदूतम शायद कालिदास का, मेघदूतम इसका नहीं है। तो चलो, पहला चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब सेकंड चैप्टर हम लोग दूसरा चैप्टर में आ गए। दूसरा चैप्टर में आ गए। दूसरा चैप्टर का जो नाम है उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक कौन है जी? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उसने कहा था कि लेखक कौन है। अब अगला हम लोग बढ़ते हैं कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण करता है? तो उसने कहा था जो कहानी है अमृत शहर का चित्रण करता है। किसका करता है? अमृत शहर का चित्रण करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसमें है क्वेश्चन कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तब लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? मांझे के। कहाँ के रहने वाले थे? मांझे के। और एक लड़की को ये केवल बचाते हैं, टांगे के नीचे आने से बचाते हैं लहना सिंह, और इसमें उनको प्यार हो जाता है। चलो, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जो था जमादार के पद पर। कौन सा पद पे थे? जमादार के पद पे थे। लहना सिंह का कौन सा पद मिला हुआ था आर्मी में? तब जमादार का पद। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था? तो जो नंबर था उसका 77। हिंदी प्रदीप जो पिछला चैप्टर में 1877 याद है ना, हिंदी प्रदीप, तो उससे रिलेट करके याद रख सकता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया था? सूबेदार और सूबेदार वही लड़की थी, सूबेदारनी, सूबेदार की पत्नी, जिससे लहना सिंह को प्यार हो गया था। तो ये थे कहाँ के जो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? लायलपुर में। कौन सा? लायलपुर। लायलपुर। लायलपुर याद रखेंगे कि जैसे याद क्या रख सकते हैं कि लायलपुर में था। तो सूबेदारनी कहाँ के? लायक नहीं समझी इसको लहना सिंह के, इसीलिए सूबेदार को तो लायक से लायलपुर याद कर सकते हैं। चलो ठीक है, उतना हम लोग अंदर में जाएंगे। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग हम पूछे थे कि इसका लेखक कौन है, तो आप लोग कमेंट में बताएं या नहीं बताएं, आप लोग समझिए। लेकिन गुलेरी जी ही उसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही है क्या? उसने कहा था कहानी के लेखक। उसने कहा था भी क्या है? कहानी। पीछे पढ़े थे कि बातचीत किया था ललित निबंध। तो आप लोग को ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है गुलेर जी का जन्म राजस्थान जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान जयपुर में। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सुखमय जीवन किसकी रचना? अरे सुखमय जीवन किसकी रचना? तो ये सुखमय जीवन भी वही लिख दिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था? तो लहना सिंह का जो मृत्यु हुआ था बजीरा के गोद में हुआ था। किसके गोद में हुआ था? नहीं, लहना सिंह का जो है किसके गोद में? बजीरा सिंह के गोद में निधन हुआ था। पलूटन का विदूषक कौन था? पलूटन का जो विदूषक था बजीरा सिंह, उसी का गोद में किसका मृत्यु हो गया? लहना सिंह का। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, यानी कि सूबेदार जो था उसका पूरा नाम क्या था? लहना सिंह। उसका बेटा का नाम क्या था? बोधा सिंह। क्या था? बोधा सिंह। सूबेदार का जो बेटा का नाम क्या था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे, तो किसके साथ लड़ रहे थे? तरफ उधर था अंग्रेजों की तरफ से, संघर्ष के तरफ से तो जर्मनी के साथ। संघर्ष किससे हुआ था? जर्मनी के साथ। लेकिन लड़ रहे थे किसके साथ है? तो अंग्रेज के साथ ले रहे थे। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन का जो विदूषक था हजारा सिंह, बजीरा सिंह। बजीरा सिंह। हजारा सिंह तो किसका नाम था? सूबेदार का। बजीरा सिंह था जर्मन पलटन का जो, तो किस जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? तो ये लहना सिंह।
जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? तो ये लाना सिंह जर्मन पलटन को मार गिराया था। तो कितना बड़ा काम किया। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो ये जो कहानी 1915 में प्रकाशित हो गया था। कब प्रकाशित हो गया था? 1915 में। चलो आप लोग को समझ में आ रहा है। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जिसको नहीं आता हुआ वो लिख लेना कॉपी में, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन हम लोग आते हैं, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना क्या है जी? तो पुरानी हिंदी रचना जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आगे कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो ये जो है मजदूरी और प्रेम, ये है मजदूरी और प्रेम जो गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी किसका अर्थ होता है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है जी? ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था जी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 7 जुलाई 1883 को हो गया था जन्म। 7 जुलाई 1883। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, किसका? उसने कहा था। बोधा कौन था? हजारा सिंह का बेटा। हजारा सिंह का बेटा, सूबेदार हजारा सिंह का क्या था? बेटा। अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था, क्वेश्चन नंबर क्योंकि वो घुमा रहा है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो ये कफन उसने नहीं लिखा। कफन जो नहीं लिखा, लेकिन सुखमय जीवन लिखे, बुद्ध का कांटा लिखे, उसने कहा था कौन लिखे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही लिखे। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग कर रहे हैं कि गुलेरी जी किस गांव के निवासी हैं? तो गुलेरी जी का आप लोग पते नाम में से ही गुलेरी, तक गुलेर का रहने वाला। कहाँ के? गुलेर का। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कि कोई भी जान रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि उसने कहा था कहानीकार कौन है जी? तो आप लोग नहीं बताया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो ये जो है द्विवेदी युग का। कौन सा युग के? द्विवेदी युग का। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है जी? तो ये बताएंगे कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है। उसने अपना जान पर खेल कर हजारा और बोधा का जन्म बचाया था खाली सूबेदारनी के कहने पर। वो इतना बड़ा प्रेमी था। ये अपनी प्रेमी उसका नहीं हुआ, तभी उसको बात कहने पर उसका पति और उसके बच्चे का रक्षा किया, अपना रक्षा नहीं कर पाता। पुरानी हिंदी रचना किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना है। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जो था लाना सिंह का भतीजा था। लाना सिंह के भतीजा कौन था? कीरत सिंह। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछ रहे थे? वही कौन लड़की? तो हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी। क्या? सूबेदारनी। कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा था? तो ये कहा था पलटन साहब ना सूबेदार को कि 10 आदमी छोड़कर जा। खंडक में क्या आदमी छोड़ के जाओ? 10 को। अमृतसर में लाना सिंह कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के मामा थे। कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के मामा थे। लड़की भी कहाँ रहती थी? मामा के यहाँ। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ये भेजता है वजीरा सिंह को वापस बुलाने के लिए। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? अभी बताया था ना कि लाना सिंह इसको कहने पर उसकी पुत्र और पति की रक्षा की जान पर खेल कर, लेकिन अपना जान गंवा बैठा। बताओ लाना सिंह का सिर किसकी गोद में सिर गोद में लेकर कौन बैठा था? तो जौन बैठा रहेगा उसी के ना गोद में मरेगा, वजीरा सिंह। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो बच्चा को पता, अमृतसर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 की रचना, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था। तो चलो हम लोग का दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। चलो तीसरा चैप्टर जो हम लोग तीसरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, 3 चैप्टर था। तो लास्ट चैप्टर को जो बता रहे हैं, तीसरा चैप्टर आप लोग को देखना है। ये थोड़ा सा देख लो, बस आपका इतना ही एग्जाम में रहेगा। अभी वाला जो टेस्ट होगा उसमें तो आप लोगों को देखना है कि जो पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना। तो ये बोले थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री, हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिसने ये बात बोल दिया था कि अभी नहीं जानो कितने मील इस देश की जनता को जाना। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हो गया? बताओ, दिनकर जी, रामधानी से दिनकर का जन्म किस हॉस्पिटल में हो गया था? आप लोग को पता है कि नर्सिंग होम में हुआ था, लेकिन कौन सा नर्सिंग होम? बिलिंगटन नर्सिंग होम। आप लोग को खूब पता है। चलो तो अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल बना कहा गया था? तो थोड़ा फास्ट में निकलेंगे। अमेरिका को उसका दलाल कहा गया था, कि आप लोग को ये सब पता है तो थोड़ा फास्ट ही निकलना होगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब हुए थे? जब मार्क्सवादी हुए थे उस समय लेनिन का मृत्यु हुआ था। तो 1924 में ये क्या हुए थे? मार्क्सवादी। इसी समय लेनिन का मृत्यु हो गया था।
अरे यार क्या हो रहा है। चलो अगला, फणीश्वरनाथ नाथ रेणु की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप लोगों को खूब पता है कि इसका नाम क्या है, महिला आंचल। किसका? फणीश्वरनाथ रेणु का है। चलो अगला है, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? आपको एकदम पूरा पता है कि अब्दुल गफूर। क्या था? अब्दुल गफूर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक होता है, ये थोड़ा सा कू हो गया तो इतना टेंशन की बात नहीं है, लोक नायक ही बोलना, ये नहीं। तो लोक नायक हमारे कौन थे? जयप्रकाश नारायण। लोक मतलब जे मतलब लोक नायक मतलब क्या हो गया? हीरो। हीरो नायक हीरो को कहा जाता है, हीरो को हिंदी में कहा जाता है नायक, आप लोग को पता होगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म लिख दिया। जन्म कब हुआ था? ये है जन्म। तो ये हुआ था जन्म, आप लोग को पता है कि 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान। डॉक्टर क्या थे? रहमान जी, मुस्लिम साहब। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला था? तो ये स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर कहा कि ना हमको भी अमेरिका जाना होगा, आप लोग बहुत हमको इतनी सब करवा लिए। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो आप लोग को पता है कि सदानंद जी थे फ्री प्रेस के मालिक। फ्री प्रेस सदानंद राणा फ्री काम करने में। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है उमा शंकर दीक्षित को। उमा शंकर दीक्षित। शंकर भगवान का ब्रेन कैसा है? बॉम्बे जैसा, बॉम्बे जैसा। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी, जिसका आप लोग एग्जाम दीजिएगा, आईएससी परीक्षा कब कहाँ से पास किए थे? तो आप लोग भी पास कीजिएगा तो आप लोग का भी नाम आ जाएगा, बिहार विद्यापीठ से। लेनिन का मृत्यु अभी बता देते 1924 में आ ही गया। जयप्रकाश नारायण की पत्नी के नाम तो आपको पता ही है, प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना आप लोग को पता होगा कि जयप्रकाश नारायण का ही है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति भाषण है, किसका दिया हुआ? जयप्रकाश नारायण। कहाँ दिए थे? पटना के गांधी मैदान में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कब बना था? तो 1952 में। 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था 1998। 1998 में मिला था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उर्वशी की रचना कौन किया था? तो उर्वशी की रचना आप लोग जानते हैं कि राजधानी सिंह दिनकर, जिनका देहांत कौन? बिलिंगटन नर्सिंग होम में हो गया था। माटी की मूरत की रचना किसने किया था? माटी की मूरत बेनी प्रसाद रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूरत रामवृक्ष। दिनकर किस लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्य रचना के लिए। साहित्य रचना के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध हुए हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी? तो लोक नायक। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? तो जानते हैं, पटना 5 जून 1974 को। पटना 5 जून 1974। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की देन है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो यह है जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का। किसका? जयप्रकाश नारायण का। हम लोग आगे बढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है कि सिताबदियरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताबदियरा। सिताबदियरा में हुआ था। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो आप लोग को पता है कि संपूर्ण क्रांति 1974 में 5 जून को जो भाषण में दिया गया था वही से चालू। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान मिला। जयप्रकाश नारायण मद्रास में किसके लिए मित्र के साथ रुके थे? किस मित्र के साथ रुके थे? तो आपको पता है कि उनका 2 मित्र था। ईश्वर अय्यर के साथ रुके हुए थे। किसके साथ रुके हुए थे? ईश्वर अय्यर के साथ रुके हुए थे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अभिष्ठा किसके हाथों में है? तो यह नई पीढ़ी के हाथों में। किसके हाथों में? नई पीढ़ी के हाथों में। दिनकर जी को किसके घर का दिल का दौरा पड़ा था? किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो दिनकर जी को रामनाथ जी गोयनका के घर पर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। आगे जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। आपको पता है बाउल नहीं होना तो जयप्रकाश नारायण बन जाएगा। बाउल नहीं हो ना तो जयप्रकाश नारायण बन जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था हर्षयोदयाल। हर्षुदयाल। 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 हर्षुदयाल रहता। हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जो लिखे हैं यह है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है जी? तो ये अभी बताया था कि संपूर्ण क्रांति क्या भाषण है। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सा आईएससी? तो क्वेश्चन आ ही गया था पहले। पुलिस के बड़े अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता?
तो ये किसके यहाँ दीक्षित जी से ना सुने थे जी, आप लोग को बताया था कि किसे सुने थे, दीक्षित जी से सुने थे। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मित्रता मानते थे, तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, तो भाई अपना कहते थे जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई कहते थे। तो चलो आप लोग का पूरा समाप्त हो गया, तो आप लोग अच्छी तरह से